हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में। तो हम सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट और आज हम क्या सीखेंगे उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं द स्टोइकोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री आज हम सीखेंगे, लेकिन स्टोइकोमेट्री सीखने से पहले हमको एक बेसिक बैलेंसिंग का नॉलेज होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि रिएक्शन के दोनों साइड, यानी कि रिएक्शन के LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम्स should be equal on both side of reaction, ये बेसिक कंडीशन है। तो फटाफट एक एग्जांपल से हम बैलेंसिंग करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने रिएक्शन दिया है N2 प्लस H2 से बन रहा है NH3 अमोनिया। आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा नाइट्रोजन को। यहाँ पर दो एटम दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 2 × 3 6। तो मैं यहाँ पर 6 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। H2 प्लस I2 से HI। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 हाइड्रोजन एटम हो गए और I भी साथ में क्या हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम थे, 2 I के एटम थे, तो क्या हो गया? इक्वल हो गए। ठीक है, बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन, तो CH4 प्लस O2 से हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 1 कार्बन एटम है तो यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, बैलेंस है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर हियर एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर हियर। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम हो गए? 2 प्लस 2 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में एक विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक और रिएक्शन में आपके सामने बैलेंस करता हूँ। C2H6 प्लस O2, इसको बैलेंस करता हूँ तो CO2 और H2O बनेगा। ठीक है, CO2 और H2O बनेगा। तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। फिर किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। और आप लास्ट में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम हियर एंड 3 × 1 3 ऑक्सीजन एटम आर हियर। तो टोटल होगा ये 7 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर कितने एटम है? 2 पहले से हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक बैलेंसिंग थी जो हमें अभी काम आएगी। रेडॉक्स की बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में थोड़े से आपको मेथड सीखने पड़ेंगे, तो उसकी हम बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे। अभी हमें जो रिएक्शंस काम आएंगी बेसिक, उनकी बैलेंसिंग हमने सीख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टोइकियोमेट्री, वो बेसिकली क्या समझाना चाहता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्या है? स्टोइकियोमेट्री हमें बताता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बेसिकली एक रिलेशन देता है कि इतने इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। या हम बोल सकते हैं कि इतने मोल्स रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो इतना मोल्स प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे कि है N2 प्लस H2 से 2NH3। इसको बैलेंस करना जरूरी है, इसलिए मैंने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिखी है।
अब इस रिएक्शन को रीड कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को रीड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर N2 के सामने क्या लिखा है 1, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, है ना। जब कुछ नहीं लिखा होता मतलब क्या है 1 है, तो कोएफिशिएंट कितना है इसका 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है 3। NH3 का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो NH3 का कोएफिशिएंट है 2। ये जो कोएफिशिएंट है इनको हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 और NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, ठीक। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 requires at least 3 molecules of H2 to form 2 molecules of NH3। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को कम से कम 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके वो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना पाएगा। ये रिएक्शन हमसे बोलना चाहती है, रिएक्शन हमसे क्या बोलना चाहती है कि भाई एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके 2 मोल अमोनिया 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। तो ये हमने किस टर्म में बात की, मॉलिक्यूल के टर्म में बात की। तो हमने यहां पर मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात की, ठीक है। सेम चीज अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल की जगह मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 6 मॉलिक्यूल की। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 6 मॉलिक्यूल की। और यहां पर कितने बन जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आ गया वो ना समझ में, यूनिटरी मेथड जो होता है कि 1 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 6 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, तो 10 मॉलिक्यूल के लिए 30 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 50 मॉलिक्यूल के लिए 150 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास Na मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस के, ठीक है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3Na की जरूरत पड़ेगी। तो 3Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 हमें रिक्वायर्ड होगा। इससे कितने मॉलिक्यूल अमोनिया बन जाएगा, तो 2Na मॉलिक्यूल अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के टर्म में हमने बात की कि भाई एक मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल जरूरत है, तो Na मॉलिक्यूल के लिए 3Na मॉलिक्यूल की जरूरत है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इससे कितने बन जाएंगे, 2Na मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो नई चीज सीखते हैं। Na मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। Na मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन को बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो 1 मोल N2 हो गया। अगर Na मॉलिक्यूल के कलेक्शन को 1 मोल बोलते हैं, तो 3Na मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, तो 3Na मॉलिक्यूल के कलेक्शन को बोलेंगे 3 मोल ऑफ H2। और 2Na मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 मोल ऑफ NH3। तो ये हो जाएगा। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो तब जाके क्या बनेंगे, 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेंगे, तब जाके 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसके 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो इसके 2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, 6 मोल से रिएक्ट करेंगे। इसके 3 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, 9 मोल से रिएक्ट करेंगे। मतलब 1 का 3 है ना, 1 2 का 4 नहीं, 1 का 3, ठीक है। तो 1 से 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो 2 मोल से 6 मोल रिएक्ट करेंगे, 3 मोल से 9 मोल रिएक्ट करेंगे, 4 मोल से 12 मोल रिएक्ट करेंगे, 5 मोल से 15 मोल रिएक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहां कोई दिक्कत है, सिंपल सी तो बात है। 1 मोल से 3 मोल, 2 मोल से 6 मोल, 5 मोल से 15 मोल, ठीक है। चलो ये हो गया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या था, कोएफिशिएंट्स का रेशियो था 1:3:2। नहीं दिख रहा, कोएफिशिएंट्स का रेशियो कितना था, ये 1 था, ये 3 था, ये 2 था। तो 1:3:2। समझ में आई बात, लिख देता हूं 1:3:2। तो मोल का रेशियो भी देखो क्या है,
1:3:2, 1:3:2। तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो और मोल का रेशियो सेम है। इसका मतलब हम इनको मोल्स भी बोल सकते हैं कि 1 मोल N2 का 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया का बनेगा। तो अगर 2 मोल N2 ले लूंगा तो 6 मोल H2 लगेगा, 6 मोल H2 लगेगा तो कितना बनेगा, 4 मोल अमोनिया बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई मोल में बात, ठीक है। बात करते हैं मास में। मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया था। क्या सीखा था? मोल को मास में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मोल्स इनटू मोलर मास से करते हैं। तो अगर हमें 1 मोल N2 का मास चाहिए तो 1 मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, N2 के मोलर मास से। तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम N2, है ना। N2 का मोलर मास कितना होता है, 28। तो 1 मोल इंटू 28 तो 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 मोल H2 है और H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। तो 3 इंटू 2 मोलर मास तो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम H2। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17। तो 2 मोल है तो 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, तब जाके 34 ग्राम क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो भाई आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, सर यहां पर जो रेशियो है मास का वो कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्ट करेगा, ये नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि मास का रेशियो कुछ और है, मोल्स का रेशियो या कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या था, 1:3:2, जबकि मास का रेशियो तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो हम रिएक्शन को मास के रेशियो में सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके 1 मोल के लिए 3 मोल, तो हम ऐसा नहीं बोलना हमें कि 1 ग्राम के लिए 3 ग्राम, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि 28 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 6 ग्राम लग रहा है। 28 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 6 ग्राम लग रहा है, ठीक है। तो मास में हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल्स में हम सॉल्व करेंगे, फिर हम बाद में मास में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हम क्वेश्चन जब करेंगे, जब हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम पहले हम निकालते हैं एट एसटीपी। तो एट एसटीपी पे वॉल्यूम देखते हैं। तो 1 मोल N2 का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है आइडियल गैस का एसटीपी पे, 22.4 लीटर। फटाफट आंसर देना चाहिए, ठीक है। 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 67.2 लीटर। और 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 44.8 लीटर, ठीक है। तो एक बात चमकी होगी आपको, 22.4, 67.2, 44.8, रेशियो क्या है, 1:3:2, 1:3:2, रेशियो तो सेम आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन को डायरेक्टली वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केवल गैसेस के केस में, केवल गैसेस के केस में। अगर यहां पर ये गैसेस होंगी, ये गैसेस ही हैं, ठीक है, तो गैसेस जब होंगी तब हम इनको वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इसका 1 ml इसके 3 ml से रिएक्ट करेगा, इसका 2 ml बनेगा, लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तीनों गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें वॉल्यूम एट सेम कंडीशन। तो अगर हम बोले इसका VmL, तो इसका कितना बनेगा, इसका कितना रिएक्ट करेगा, 3VmL, इसका कितना बनेगा, 2VmL। तो वॉल्यूम में हम मोल्स जैसी बात कर सकते हैं अगर गैसेस हैं और सिमिलर कंडीशन पर है। तो इसका VmL अगर रिएक्ट करेगा, VmL रिएक्ट करेगा तो इसके 3VmL की जरूरत पड़ेगी और इसका 2VmL बनेगा, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।